आज बात करेंगे संपत्तियों के बारे में। हमारी संपत्तियां कितने प्रकार की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, पहले चार्ट बना लेते हैं संपत्तियां होती कितने प्रकार के, फिर एक एक संपत्ति को पढ़ते चले। ठीक है, तो ये बेसिकली जो संपत्तियां होती हैं हमारी, ये दो प्रकार की होती है। मैं 12th के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके लेवल में थोड़े से संपत्तियाँ कम दे रहे हैं। ठीक है, तो 12th में ऐसी काम आएंगे तो हिसाब होगा। ठीक है, तो संपत्तियाँ पहली होती है गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति, इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। और सेकंड नंबर पे हमारी होती है चालू संपत्ति, इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, दो तरह के हुए। अब ये गैर चालू संपत्तियों में क्या क्या आता है हमारा, इसमें भी पहला होता है स्थायी संपत्ति। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं विनियोग। तीसरे नंबर का आता है आधार, जो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, वो आपको समझ में नहीं आएगा इस साल। ठीक है, इसे नहीं लिखना। तो बेसिकली आप मान लेते हैं ना, गैर चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति और विनियोग, ये क्या होता है, इसके बाद एक पॉइंट को डिटेल में लिखिए। ठीक है, चालू संपत्ति। ठीक है, इसके बाद स्थायी संपत्तियों के कुछ प्रकार होते हैं, इसमें हम पहले नंबर पर प्रकार लिखते हैं आपका मूर्त स्थायी संपत्ति। मूर्त स्थायी संपत्ति, इसको बोलते हैं टेंजेबल एसेट। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है हमारा अमूर्त स्थायी संपत्ति। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इसमें दो पार्ट और होते हैं, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी, उसको कैसे बताऊँ, क्या लिखना है। चलिए चार्ट बना दो, एक एक चीज को डिटेल में लिख लीजिए। कहते कैसे हैं, संपत्तियां या संपत्तियां एसेट होती हैं। ठीक है, इसमें लिखिए, इसके बारे में लिखेंगे ऐसे वित्तीय स्रोत जिन्हें मुद्रा के रूप में, जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इनका प्रयोग व्यवसाय के सामान्य परिचालन में किया जाता। ठीक है, ये क्या होती है एसेट्स, ये मुख्य है निम्न दो प्रकार की होती। फर्स्ट, गैर चालू संपत्तियां। डेफिनेशन लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है,
को अपनी इसको भी समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसको नोट करो आप। संपत्तियों की डेफिनेशन थोड़ी सी इसमें हिंदी में क्या अजीब सी होती है। ये ऐसे वित्तीय स्रोत, आपका कोई भी वित्तीय स्रोत जहाँ भी आपने पैसा लगाया हो व्यापार, ठीक है, ऐसे वित्तीय स्रोत जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे कि आपकी बिल्डिंग आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो, आपकी मशीन आप उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो, बता सकते हो कितने पैसे की है। आपका फर्नीचर आप बता सकते हो कितने पैसे का, उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके। इनका प्रयोग व्यवसाय के सामान्य परिचालन में किया जाए। व्यवसाय का सामान्य परिचालन क्या होता है? जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, जैसे आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में जो लेना देना होता है, जो पैसे खर्च किए जाते हैं, वो होते हैं सामान्य परिचालन क्रिया। जो बिजनेस के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, किसी को लेना है, किसी को देना है, माल बेचना है, खरीदना है, किसी को सैलरी दे रही है, किसी को वेजेस दे रही है, ठीक है ना, ये सारी जो एक्टिविटी होती है उनको मानते हैं सामान्य परिचालन क्रिया, ठीक है। तो ये होती है संपत्ति की डेफिनेशन। बेसिकली संपत्ति उन सारी चीज़ों को माना जाता है जो बिजनेस की प्रॉफिट को बढ़ाने में या उनको बनाने में मदद करे। जैसे कि किसी व्यक्ति की दुकान है, अब किसी ने दुकान खोल रखी है, या एक आदमी तो जमीन पर बैठा है सामान रख के कपड़ा बेचा के, और एक शोरूम में बैठा है अपना, किसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे? शोरूम वाले के। क्यों होंगे ज़्यादा? क्योंकि शोरूम उसकी क्या है, फिक्स एसेट, उसने बिल्डिंग में अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है ना। नेचुरल सी बात है, उस बिल्डिंग की वजह से उसके प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बिल्डिंग उसकी क्या हो गई, संपत्ति। क्लियर? तो कुल मिला के कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा वित्तीय साधन जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट या तो बढ़ जाए या कम से कम बने रहें, घटे रहें, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, संपत्तियाँ मान लें। क्लियर? ये संपत्ति कितने प्रकार की होती है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती। डेफिनेशन आती है इनकी एग्जाम, और डेफिनेशन भी नहीं आएगी, जनरली इनके एग्जाम्पल आएंगे कि ये चीज़ कि आप स्थायी संपत्तियों के उदाहरण बताइए, आप चालू संपत्ति के उदाहरण बताइए, क्यों ना हो, ठीक है ना। गैर चालू संपत्तियाँ क्या हो, इसमें आप लिखिए इस चैप्टर में आपके बस डेफिनेशन नहीं देगी, पर आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। आपकी बुक में केवल क्या है, डायग्राम जो रखा था जो बनाया है, आप पूरे लिखो। इसमें लिखो ऐसी संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो सामान्यतः व्यवसाय में एक परिचालन अवधि या 12 माह से अधिक के लिए रखी जाती, ऐसी कोई भी एसेट जो आपके व्यवसाय में कम से 12 महीने से ज़्यादा के लिए हो, क्या होती है, गैर चालू संपत्ति, ठीक है। इसकी होल्डिंग पीरियड मतलब धारण करने की अवधि, मतलब जिस दिन आपने खरीदी और जिस दिन आपने बेची, उन दोनों बीच की अवधि जो क्या है 12 महीने से ज़्यादा के लिए, तो वो एसेट कैसी मानी जाएगी, गैर चालू संपत्ति, ठीक है। इसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है, कितना टाइम होना चाहिए इसमें, 12 माह, 12 माह से ज़्यादा, क्लियर है। और एक परिचालन अवधि, एक परिचालन अवधि क्या होती है, एक परिचालन अवधि होती है जिस दिन आपने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा और खरीदने से लेके आपने सामान को बेच दिया, ठीक है ना, ये पूरी होती है परिचालन अवधि। या तो इस अवधि से ज़्यादा हो या 12 महीने से ज़्यादा हो, किसी भी अवधि से ज़्यादा होगी तो क्या मानी जाएगी आपकी गैर चालू संपत्ति। विदाउट, क्लियर है। जैसे आपने दुकान खोली और 1 करोड़ की दुकान खरीदी और 6 महीने के बाद वो दुकान 2 करोड़ की बिक रही है, तो आप बेच देते हो क्या, आपने उसमें दुकान खोल ली, शोरूम बना लिया, काम चालू कर दिया, 1 करोड़ की आपने खरीदी थी, उसमें आपने काम चालू कर दिया। अब 6 महीने बाद वो 2 करोड़ की बेचेगी दुकान, एक आदमी के 2 करोड़ की मुझे दे दें, तो आप बेच दोगे क्या उस दुकान को, नहीं बेचोगे, आप कभी भी नहीं बेचोगे उस दुकान को, जब आप बिजनेस बंद करोगे तभी बेचोगे, ठीक है ना। तो कैसी संपत्ति हो गई, गैर चालू संपत्ति। विदाउट, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद लिखो, इसमें लिखो गैर चालू संपत्तियाँ निम्न 2 प्रकार की होती हैं। अब आपकी जो ये गैर चालू संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, गैर चालू संपत्तियां निम्न 2 प्रकार की, कौन कौन से 2 प्रकार हैं, फर्स्ट स्थायी संपत्ति,
व्यवसाय, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये आपके बुक के चैप्टर में नहीं है, फिर भी आप आगे किसी न किसी चैप्टर में होगा ही, तो अभी के भी पढ़ते रहो। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। देखो भाई, पहली आपकी स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट। इसमें आप लिखिए फिक्स्ड एसेट। देखो, गैर चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति की डेफिनेशन लगभग एक जैसी होती है। ठीक है ना, इसमें आप लिखिए ऐसी संपत्तियां जो अब पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखेंगे, याद करने में क्या रहती है आसान। जब आप डेफिनेशन लिखोगे अपने एग्जाम में तो पॉइंट बना के लिखोगे डायरेक्ट। ठीक है ना, अपन टू में लिखेंगे जो फर्स्ट व्यवसाय की कार्य क्षमता एवं लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करती है। जो व्यवसाय की कार्य क्षमता एवं लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करती है, दी इनकी लागत अत्यधिक होती। ठीक है, इनकी लागत क्या होती है? अत्यधिक। सी इनके उपयोग के आधार पर इन पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। लगाया जाता है मूल्यह्रास। इन सारी चीज़ों को मतलब मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लिख लो कि ये व्यवसाय के पूंजीगत व्यय होते हैं जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता। ठीक है, इसको नोट करो। देखो, स्थायी संपत्ति की डेफिनेशन में हमने देखा, सबसे पहला पॉइंट था इसमें, ये व्यवसाय की कार्य क्षमता एवं लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करती है। ठीक है, ये जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, ये इनकी वजह से क्या होता है, हमारे बिजनेस की कैपेसिटी, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और इनकी लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इनकी कॉस्ट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए लाखों रुपए का फर्नीचर लगता है। आपने बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस के लिए लाखों रुपए की बिल्डिंग आती है, करोड़ों रुपए की आती है आपको। आपने बिजनेस के लिए कोई शोरूम बनवाया, शोरूम बनाने की कोई कॉस्ट आई, लाखों करोड़ों रुपए की कॉस्ट होती है। तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, छोटी मोटी कॉस्ट होती है। ठीक है ना, इसके बाद है इनके उपयोग के आधार पर, जैसे जैसे आप इसका यूज करते जाओगे वैसे वैसे इनके मूल्य में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। इस मूल्य की कमी को हम बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। ठीक है, जैसे कि आज आपने एक कार खरीदी, आपने ऑडी की कार खरीदी 1 करोड़ रुपए की, तो क्या 1 साल बाद उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रह जाती है? क्या कम हो जाती है? जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वैसे वैसे उसका मूल्य कम होता हुआ चला जाएगा। इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, इसको हम जब एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा मूल्यह्रास का, हमारे लिए इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है 6। एक नियम होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं लेखा मानक। तो केवल मूल्यह्रास पढ़ने के लिए सरकार ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है 6। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर मूल्यह्रास के सारे नियम लिखे हुए। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल। इसके बाद है ये व्यवसाय के पूंजीगत व्यय होते हैं जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। पूंजीगत व्यय कैसे व्यय होते हैं? चिट्ठे में
जिन्हें चिट्ठे में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, इनको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। चिट्ठे में किन चीजों को प्रदर्शित किया जाता है? जो संपत्ति है। देखो खर्चे दो तरह के होते हैं। मैंने आपको खर्चा किया, बदले में मुझे कुछ मिल गया, तो वो तो होता है पूंजीगत। जैसे मैं बाजार गया, मैंने 1 लाख रुपए दिए शोरूम वाले को और बाइक खरीद ली, तो मेरे 1 लाख चले गए और मेरे पास बाइक आ गई, अदला बदली हो गई, ठीक है ना। तो ये तो होता है स्थायी संपत्ति, ठीक है, पूंजीगत। और जैसे मैंने किसी मजदूर से काम करवाया, उसको 500 रुपए दिए, वो मेरा काम करके चला गया, तो क्या इससे मुझे कुछ मिला क्या? मेरे पास कुछ आया क्या? मेरे पैसे चले गए, बस काम हो गया, मेरे को कुछ नहीं आया। तो ये खर्चे होते हैं आयगत पे, पूंजीगत पे नहीं होते। कौन होते हैं? आयगत पे। अभी हम व्ययों के जब प्रकार पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि पूंजीगत में कौन से होते हैं और आयगत में कौन से, ठीक है ना। तो जिस पैसे के बदले हमको कुछ मिल जाए, तो ये तो हो गया हमारा पूंजीगत में। अब पैसे खर्चे कुछ मिला नहीं, तो ये कैसे खर्चे होते हैं? आयगत में। क्लियर? समझ नहीं आए पॉइंट है। अब आप बोलो मम्मी की बाजार सब्जी खरीद के लाई, 1 किलो घिया खरीदा, तो सब पैसे चले गए 20 रुपया, और 1 किलो घिया आ गया, तो क्या पूंजीगत पे? नहीं, घर के खर्चों को अकाउंटेंसी में नहीं लेते, ठीक है ना। व्यापार में तो आप सब्जी खरीदने जाओगे नहीं, व्यापार में तो वही खर्चा करोगे जो बिजनेस के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातों को मन में मत सोचना, सब मम्मी बाजार गई, ये चीज़ खरीद ली और ये चीज़ आ गई तो पूंजीगत रहो। तो घर के खर्चों को इसमें शामिल नहीं करते, कहाँ के खर्चे करते हैं? दुकान के खर्चों को शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी डेफिनेशन थी स्थायी संपत्ति। अगर ये गुण किसी संपत्ति में मौजूद है तो संपत्ति कैसी बन जाएगी? स्थायी संपत्ति। अब स्थायी संपत्ति भी 2 प्रकार की होती है, जो आंखों से दिखाई देती है और आंखों से दिखाई नहीं देती। अब बोले ऐसी कौन संपत्ति जो आंखों से दिखाई नहीं देती होती है? इसमें देखो स्थायी संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां निम्न 2 प्रकार की होती है। हमने डायग्राम में देखा था। फर्स्ट, मूर्त स्थायी संपत्ति, इसको बोलते हैं टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। नोट करो सर। देखो इसकी डेफिनेशन, मूर्त का मतलब जो आंखों से दिखाई देता है, जो सामने मौजूद है हमारे, ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्त, टेंजेबल। ऐसी स्थायी संपत्तियां जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके, उन्हें स्थायी संपत्ति कहते। ऐसी स्थायी संपत्ति जिन्हें छुआ जा सके, देखा जा सके, उनको मूर्त स्थायी संपत्ति कहते। जैसे आप सोच के बताओ कौन सी संपत्ति मूर्त हो सकती है? आपकी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, बहुत दूर से दिखाई देती है, तो पहला भवन। कौन सी दूसरी संपत्ति हो सकती है? फर्नीचर। फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताओ? फर्नीचर का इंग्लिश वर्ड है, फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी आपको। फर्नीचर के बाद मशीन। मशीन को आंखों से देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? ऐसे कोई मशीन आती है, गायब हो, दिखती नहीं हो आंखों से, तो कुछ नहीं होता, ठीक है, वो पिक्चरों में होता है मशीनरियाँ, बाकी सारी मशीन दिखाई देती है। इसके बाद और क्या हो सकता है? फर्नीचर, मशीन, फिटिंग्स। ये फिटिंग और फर्नीचर में क्या अंतर होता है तो समझ लो। 2 वर्ड आएंगे, फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर तो मूवेबल होता है, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, और एक होता है फिटिंग। फिटिंग दुकानों में देखा होगा, जो फर्नीचर लगा होता है फिक्स होता है, फिक्स होती है, चारों तरफ क्या होता है? फिक्स होता है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो जिसको हम हटा नहीं सकते उसको तो बोलते हैं फिटिंग, और जिसको उठा के रख सकते हैं टेबल कुर्सी, उनको बोलते हैं फर्नीचर। समझ आ गई बात? तो ये कुछ उदाहरण थे हमारी गाय के मूर्त स्थायी संपत्ति, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, फिटिंग, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, थोड़ा इंग्लिश हिंदी समझते चलना। बिल्डिंग को बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और होता है प्रेमाइसेस। क्या होता है? प्रेमाइसेस। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में
बिल्डिंग की जगह लिख देता हूँ प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस को भी भवन बोलते हैं और बिल्डिंग को भी भवन बोलते हैं, ठीक है। फर्नीचर का हिंदी में नाम क्या होता है? उपस्कर। इसको क्या बोलते हैं? उपस्कर, ठीक है। हिंदी आपको बहुत कम लोग जानते हैं इसको। कभी कभी बुक में इसको उपस्कर लिख देता, आप समझ नहीं पाओगे उपस्कर होता क्या है। उपस्कर बोलते हैं फर्नीचर, ठीक है ना, प्योर हिंदी। इसके बाद मशीन, मशीन को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे भी पता, ठीक है। फिटिंग्स आदि। क्लियर, समझ में आ गया मूर्त स्थायी संपत्ति क्या होती है, इसको आंखों से देख सकें, छू सकें, मूर्त स्थायी संपत्ति क्या है। क्लियर है। और भी एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा हो कुछ भी लिख सकते, ठीक है, जो होनी स्थायी चाहिए, ठीक है ना, जिसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए तो जिसका यूज कई सालों तक हमारे बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमारी काम की केवल यही है, आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे इससे ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। नोट करो आप लोगों ना, चालू करो, याद है मुझे। ऐसे पूरे घंटा की वीडियो बनाएंगे तो फिर तो लेकिन वो चलो चलो अमूर्त स्थायी संपत्ति। देखो नाम से ही पता लगता है, अमूर्त का मतलब जिसका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं। भौतिक का मतलब वो आंखों से दिखाई नहीं देगी। भौतिक का मतलब होता है, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो सामने है, विद्यमान है, हमको दिखाई देता है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और अमूर्त का मतलब जो गायब है, जो दिखाई हमको दिख देती है, इसको होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल थिंग ऐसी स्थायी संपत्ति जिसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, किंतु ये व्यवसाय के लाभार्जन में वृद्धि करने में सहायक होती है, ठीक है। इसको पहले नोट करो, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, गुडविल को बोलते हैं ख्याति आदि। ट्रेडमार्क भी लिख सकते हो, ट्रेडमार्क, ट्रेड, ये क्या होती है मैं भी बताऊंगा, नोट कर लो, ठीक है ना। देखो अमूर्त स्थायी संपत्ति क्या होती है, जिनको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अमूर्त स्थायी संपत्ति ऐसी कौन, पर ये हमारे बिजनेस के लाभों को बढ़ाने में सहायक है। ऐसी कौन सी होती है, जैसे कि पेटेंट। इसका मतलब क्या होता है पेटेंट। मानो आपने कोई आविष्कार किया, आपने एक कार बनाई जो खारे पानी से चलती है, पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं, सपना सा लगता है, आज एक ऐसी कार आ जाए तो खरीद लेगा। मानो आपने बना दी और सरकार के नियम के अनुसार आप अपने आविष्कार का क्या करा सकते हो, पेटेंट करा सकते हो। पेटेंट का मतलब सरकार पे एक एप्लीकेशन दोगे, साहब मैंने ये बनाई है, मेरा बनाने का तरीका ये है और मुझे ये अधिकृत किया जाए, दुनिया में केवल मैं ही बनाऊंगा इस तरीके से। तो सरकार उसकी जांच करेगी कि साहब ये तरीका किसी और ने तो नहीं बना रखा पहले, और ये जांच में पाया जाएगा कि सर नहीं साहब केवल आपने बनाया है, तो आपको पेटेंट दे दिया जाएगा। और पेटेंट के बाद दुनिया में वो कार का मॉडल केवल आप ही बना पाओगे, कोई व्यक्ति नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, या आपकी मोनोपोली हो जाएगी व्यापार में, अकेले विक्रेता होंगे इस चीज़ के आप। जब कोई व्यक्ति अकेला विक्रेता होता है तो अपनी चीज़ को मन माफिक दामों पे बेचता है, ठीक है। जब मन माफिक दामों पे बेचेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा महंगा बेचोगे, क्लियर सी बात है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, बिजनेस के प्रॉफिट में वृद्धि। पर ये है क्या, एक कागज का टुकड़ा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये आंखों से दिखाई नहीं देता। पेटेंट है, एक सरकार ने आपको पट्टा दे दिया, यहाँ तक इस चीज़ को केवल आप ही बनाओ, ठीक है। पर आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपके पास कंपनी खोलने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करो, हमारा टाटा मोटर्स वाले आपके पास आए, भाई तुम इस पेटेंट को हमें दे दो, तो आप उसको बेच सकते हो, करोड़ों अरबों रुपये मिलता है पेटेंट। या पेटेंट में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने राइट दे देते हो दूसरी कंपनी को,
और बदले में उनसे क्या लेते हो? पैसा। पैसा कैसे लेते हो? मानो एक कार बिकेगी और एक कार का 50,000 रुपये लोगे। कार कौन बना रही है? कंपनी। बेच कौन रही है? कंपनी। आपको फ्री प्रॉपर्टी मिलते रहेंगे जब तक कार बिकती रहेगी, आपको पर कार का अपना पैसा मिलता रहेगा। उसको बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है ना? वो पेटेंट, उसको बोलते हैं पेटेंट। और हमारे इंडिया के रूल्स के अनुसार ये जो पेटेंट होता है, पेटेंट धारी की मृत्यु के 60 साल बाद भी उसके परिवारजनों को मिलता है। समझ आ गई? जब मैं पेटेंट करा लूँ किसी चीज़ का तो मेरे जीवन काल में तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा पैसा। साथ में मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे मृत्यु के बाद 60 साल तक भी ये पैसा उनको मिलता है। ये रूल चेंज होता रहता है पहले 60 साल तक, ठीक है ना? पैसे कितना ज़्यादा फायदा हुआ, 3-4 पीढ़ियों तक उनको पैसा मिलता है, ठीक है? कॉपीराइट पेटेंट की तरह होता है। ये होता है जिसमें बुक लिखी जाती है। आपने कोई लेख लिखा, कोई बुक लिखी और वो बुक बहुत पॉपुलर हो गई, ठीक है? अब बुक पॉपुलर हो गई तो एक आदमी को पिक्चर बनाना चाह रहा है बुक के ऊपर, उस कहानी के ऊपर, तो वो पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि अगर आपने उसका कॉपीराइट करा रखा है तो पिक्चर बनाने से पहले आपसे पूछनी पड़ेगी। आप फ्री में तो उसको परमिशन दोगे नहीं, बदले में क्या दोगे? पैसे। क्लियर है? इससे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो कॉपीराइट में क्या हुआ? एक कागज का टुकड़ा है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ना आंखों से दिखाई देता है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई ईंट पत्थरों की बनी हुई नहीं, पर इससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? क्लियर है? इसी जैसे कि आपको लेटेस्ट कॉपीराइट का एग्जांपल दूं, आपने हैरी पॉटर पिक्चर देखी होगी सबने। हैरी पॉटर की जो पिक्चर बनी थी वो किस कहानी के ऊपर बनी थी? हैरी पॉटर एक क्या है? किताब का नाम। हैरी पॉटर की किताब किसने लिखी थी? जेके रोलिंग ने। जेके रोलिंग इतनी गरीब थी कि उसके बाद पन्ने नहीं लिखी, पन्ने रद्दी के पन्ने निकाल के कचरे से तब उस पर कहानी लिखी, उसकी किताब पब्लिश हुई और दुनिया की सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली किताब थी। आज जेके रोलिंग दुनिया की सबसे पैसे वाली लेखिका है, राइटर है, दुनिया की सबसे पैसे वाली। उसके बाद पैसा कहाँ से आया? उसके बाद पैसा आया जितनी भी हैरी पॉटर की किताब दुनिया में लिखती है, पर किताब का उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, ठीक है? और वो जिंदा रहेगी जब तक मिलेगा कमीशन, वो मर जाएगी उसके बाद उसके बच्चों को मिलेगा। इस तरह से क्या हुआ? कॉपीराइट एक ऐसी चीज हो गई जिससे उसको क्या होता जा रहा है? प्रॉफिट मिलता जा रहा है, ठीक है? तो ये हमारी कैसी संपत्ति हो गई? स्टाई संपत्ति। उसका प्रॉफिट कितने साल तक मिलेगा? बहुत सारे सालों तक मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा, जब तक जिंदा रहेगी तब तक मिलेगा। तो कैसी संपत्ति हो गई? स्टाई संपत्ति। कैसे? नॉन करंट फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट का मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा, ठीक है? इसी तरह से ख्याति, गुडविल आंखों से दिखाई देती है। कोई आदमी बहुत फेमस है, वो आंखों से दिखाई देती है। तो फेमस कोई चीज़ पत्थर की वैल्यू कमरा है, वो कमरा लेकर खोपड़ी में घूम रहा है, आदमी सिर पर घूम रहा है, इसका जिस कमरा जिसके सिर पर होगा वो बहुत पॉपुलर होता है। ऐसा कुछ होता है क्या? पॉपुलैरिटी दिखाई नहीं देती कि लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि ये आदमी बहुत फेमस है, ये आदमी कम फेमस है, ये आदमी ज़्यादा, ठीक है? तो पॉपुलैरिटी क्या होती है? एक ऐसी अट्रैक्शन पावर होती है, एक आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहकों को व्यापार में आकर्षित करती है। छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि आप गोवर्धन जाओगे, ब्रजवासी की शॉप पे जाओगे, ब्रजवासी की मिठाई मिलती है 450 रुपये की, और दी में वो मिठाई मिल जाती है 250 रुपये की। तो ब्रजवासी की मिठाई कौन से दूध से बनती है? वो भगवान श्री कृष्ण की ने वो गाय पाली तो दूध से थोड़ी ना बनती है, कोई दूध है, कोई शक्कर है, वही गैस पर बनती है, सारे प्रोसीजर वही है। तो वो 200 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के लेता है? वो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेता है अपनी गुडविल। जिसकी गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उसका माल उतना ही महंगा बिकेगा। समझ में आ गई?